अगले दिन के क्लास में जहां पर हम लोग रुके थे वो था एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अंतर देखे और दोनों में क्या होता है सो देखे थे। यहाँ पर वर्तमान में हम एक फिगर से आपको इसको खत्म करना चाहेंगे उस सब हेडिंग को, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन को। देखिए हम जो है ना सामान्य रूप में क्या करते हैं, O2 और CO2 लेते किससे हैं? ओरल पैसेज से और नेजल वेसल से। कुछ एक लोगों का जो है ना ये एक मानना है कि हम केवल नाक से ही सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपका जो हवा आता जाता है उसमें दोनों का हाथ होता है। खास करके निकलने वाले हवा का जो है ना ढेर सारा भाग या हिस्सा जो आपके फेफड़े से बाहर आता है वो आपके माउथ से आ जाता है बाहर। और जो हम सांस लेते हैं उस वो दोनों आपका वो मतलब कि O2 और CO2 का आना जाना ये दोनों पैसेज से होता है, ओरल और नेसस बेसल से या पैसेज से। अंततः जो है ना आपके इन दोनों वेसल से हवाएं जो है सो फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े में या लंग्स में पहुंचने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर बायां लंग्स जो है, ये बायां लंग्स इधर है और बायां लंग्स जो है ना जिसके तरफ हर्ट आपको नजर आ रहा होगा उसमें दो ही चैम्बर है। वो दो चैम्बर में बटा होता है, एक ऊपर में बड़ा सा चैम्बर नजर आ रहा है आपको और एक नीचे में छोटा सा चैम्बर है। और हर्ट जो है थोड़ा सा बाएं आपका फेफड़े की तरफ या लंग्स की तरफ धंसा होता है एक कैविटी में। दायां तरफ का या दाहिने तरफ का अगर हम लंग्स का बात करें, राइट साइड का, तो लंग्स जो है ना वो आपका तीन चैम्बर में बटा होता है, तीन हिस्से में बटा होता है। और तीनों हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम हवा को लेते हैं, एयर को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा जो हवा है वो फेफड़े में पहुंच जाती है, लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स से ब्लड के थ्रू आपके गतिविधियों के लिए जहां पर चाहिए उस सेल के पास पहुंचती है। जैसे अभी ये एक व्यक्ति है बगल में देखो जो दौड़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो सबसे ज्यादा गतिविधियां जो है ना आप उसमें उसके शरीर में मुख्य रूप से उसके जांघ का जो मसल्स है उसके द्वारा हो रहा है। तो ये जो आपका मसल्स है उसके पैर में, तो उस मसल्स को क्या चाहिए? O2 चाहिए। और O2 जो है ना ये रिस्पायरेशन के द्वारा आपके फेफड़े में गया और फेफड़े से ब्लड के द्वारा जो है सो पहुंच गया कहाँ? आपके मसल सेल में। मसल सेल्स क्या करेगा? एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा और अपना एनर्जी निकालेगा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, फिर CO2 को जो है ना वापस ब्लड में डाल देता है, जिसको लेकर ब्लड वापस जो है ना लौटते हुए लंग्स तक पहुंच जाता है। लंग से वो हवा के में चला जाता है, एयर में चला जाता है और एयर जो है सो अंततः उसको बाहर कर देता है आपके नेजल वेसल से या ओरल वेसल से। लेकिन यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे थे वो ये देखिए, आपको जो कभी कभी काम करने पर दर्द जो हो जाता है, बॉडी में दर्द जो होता है या पेन होने लगता है लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण, एनारोबिक रिस्पायरेशन के होने के कारण, अगर आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार व्यायाम करते हो, उतना ज्यादा काम करते हो, तो आपका क्या होगा? पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो काफी गुना बढ़ जाता है। और वैसे व्यक्ति जो व्यायाम करते हैं या एथलीट होते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे वर्कर वगैरह, एथलीट वगैरह है, वर्कर है, या फिर जो है ना वो जो आपका पर्वतारोही वगैरह जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो है कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है ब्लड का, और वो ऑक्सीजन जो है ना प्रत्येक टिश्यू को या सेल्स को काफी मात्रा में पहुंचता है डेली रूटीन के रूप में। और इसलिए उनमें एरोबिक रिस्पायरेशन काफी बढ़िया होता रहता है और कैपेसिटी भी उनका काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का बात हम लोग कर रहे थे। अब आ जाते हैं प्लांट रिस्पायरेशन में। प्लांट रिस्पायरेशन में हम आए अगर, तो प्लांट जो है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहला दिमाग में ये रखना है हमको बात
कि प्लांट जो है वो लेस एक्टिव है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसमें जो है ना वो खेलता नहीं है, वो अन्य कामों को काफी ना के बराबर करता है, जैसे हिलना डुलना हुआ या बात करना हुआ। तो जिसके चलते क्या होता है, उसकी गतिविधियां काफी कम हो जाती है। अब जब गतिविधियां कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। आपको हम अभी थोड़ा देर पहले शुरुआत में ही बताए थे कि जो व्यक्ति सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ गुजारता है, सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ का मतलब है कि उसकी जो डेली रूटीन है उसमें वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो ऑक्सीजन कम ले पाता है, उसका उपयोग कम कर पाता है, और इसीलिए वो उसका शारीरिक जो क्षमता होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक रूप से एक्टिव होता है, जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, उसको O2 लेने की कैपेसिटी अधिक होती है और उसका स्टेमिना ज्यादा हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। और इसीलिए दो व्यक्ति, एक जो ऑफिस जाते हैं उनका वर्किंग कैपेसिटी और एक जो खेतों में काम करते हैं, दोनों अगर भाई हैं, दोनों अगर एक ही परिवार के हैं, सेम टू सेम स्टेमिना वाले बचपन में थे, तो कुछ साल के बाद दोनों का स्टेमिना अलग अलग हो जाता है। जो ऑफिस वर्किंग होते हैं वो काफी कमजोर फील करते हैं अपने आप को, तुरंत जो है ना थक जाते हैं किसी काम को करने में। लेकिन वो जो खेतों में काम करने वाले हैं या डेली रोज मजदूर जैसा काम करने वाले हैं, उनको क्या होता है, वो आपका काफी हेल्दी और अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि उनका O2 लेने का कैपेसिटी काफी ज्यादा हो गया है। हाँ, यूज करने का कैपेसिटी काफी ज्यादा हो गया है। हो सकता है न्यूट्रिएंट्स उनको उतना पर्याप्त नहीं मिल पाया हो, तो शरीर पतला दुबला हो सकता है या थोड़ा जो है ना वो कम लग सकता है विकसित, लेकिन उनका जो कैपेसिटी है वर्क करने का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, उनका यूज करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है बॉडी में। अब प्लांट से बात करते हैं। बार बार रोज कहा जा रहा है, अभी फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? लोग बार बार हमको पूछते हैं कि व्यायाम करना जरूरी क्यों है। व्यायाम करना जरूरी इसलिए है कि अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी और यूज करने की कैपेसिटी को बढ़ा के रखना है, ताकि हमारा बॉडी क्या करे, खुद को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे जरूरत के लिए तैयार करके रखे और अपने गतिविधियों को पूरी तरह से क्या करते रहे, तो फुल फ्लो में करे, पूरी तरह से कर पाए, ताकि हम स्वस्थ महसूस कर सके। खैर, प्लांट बॉडी जो है लेस एक्टिव हो गया। जब लेस एक्टिव होगा तो O2 रिक्वायरमेंट उसका कम हो जाएगा, और जब O2 रिक्वायरमेंट कम होगा तो कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन या सिस्टम इसमें नहीं होता है। अब स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन या सिस्टम के न होने के कारण प्रत्येक जो आपका बॉडी पार्ट है वो खुद रिस्पायरेशन करता है, और इसके कारण वहां कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी बात नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेम जो रिस्पायरेशन किया है वो लीफ में चला जाएगा, या लीफ जो किया है स्टेम में चला जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में होता भी है। फ्लोएम में जो फूड जाता है उसके थ्रू जो वाटर होता है उसमें O2 डिफ्यूज होके चला जाता है। कुछ जो है ना जाइलम के थ्रू भी मूव कर जाता है, लेकिन ये जो है ना इतना पर्याप्त नहीं है कि प्लांट जिंदा रह सकता है। हाँ, कुछ मूवमेंट होता है प्लांट के किसी बॉडी को, जैसे रूट को अगर जिंदा रहना है, हाँ, इसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो इसका ऑक्सीजन जो है ना मेनली रूट हेयर ही फुलफिल करेगा। वो आपका जो है ना लेंटिसेल या स्टोमाटा फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बात ही नहीं होता है उतना ज्यादा जितना उसको चाहिए। तीसरा, तो इसमें दो तीन बात जो बताए हैं इसको दिमाग में रखिएगा कि प्लांट जो है ना उसका रिस्पायरेशन में और एनिमल के रिस्पायरेशन में क्या अंतर है। जस्ट इसका उल्टा जो है ना रिस्पायरेशन एनिमल में हो जाएगा। हम लोग जो है अपने जो रिस्पायरेटरी गैस है जो वेस्ट के रूप में निकलता है जैसे CO2, उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट क्या करता है उसका यूज कर लेता है तुरंत फोटोसिंथेसिस में।
और इसलिए उसको निकालने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा उसको मारामारी नहीं करना पड़ता है, जो निकला उसका यूज कर लेगा वो। तीनों पार्ट्स को अगर हम ले ले प्लांट का स्टेम में, तो स्टेम में जो मेनली गैसों का एक्सचेंज होता है, अगर नया अभी प्लांट आया है, उसका नया स्टेम है, ग्रीन है वो, तो समानता उसमें स्टोमाटा से काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पूरा वो क्या होता है, पूरी तरह से विकसित होता जाता है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, हाँ, वो मैच्योर होता जाता है, तो स्टोमाटा धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, समाप्त होता जाता है, और उसका जो छाल है जिसको वार्क कहते, उसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। तब उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं। तो स्टेम में आपका मैच्योर स्टेम का अगर बात करेंगे, तो उसमें मेनली जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल से होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि लेंटिसेल होता क्या है, हम आपको दिखाएंगे अभी। थोड़ा सा अभी उसको अथी से स्लाइड से दिखा देते हैं, लेकिन लीफ का बात भी कर ले हम यहीं पर कि लीफ में किसके थ्रू होगा। तो लीफ के सरफेस पर जो है ना स्टोमाटा पाया जाता है। अगर मोनोकॉट लीफ है, मोनोकॉट मतलब जिसके सीड में एक ही कॉटलीडॉन है, तब तो उसमें सामान्य रूप में स्टोमाटा जो होता है दोनों सरफेस पर पाया जाता है लीफ के करीब करीब बराबर में। लेकिन नीचे का जो आपका सरफेस होता है, ऐसे नीचे का जो होता है, जो लो साइड में की तरफ ऐसे मुड़ा होता है लीफ में, उसमें स्टोमाटा सामान्य रूप में ज्यादा होता है। डाइकोट का अगर बात करें तो मेनली उसमें कहाँ होता है, लोअर साइड में स्टोमाटा होता है, अपर साइड में स्टोमाटा नहीं होता है या न के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, लीफ में स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं होता है। अगर मोनोकॉट है तो कुछ हद तक दोनों में आपका माने करीब करीब बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसे लोअर पर ज्यादा हो जाता है। अगर डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब जिसके सीड में दो दाना निकलता है, जैसे आप चना को देखो, चना को आपका चना का सीड ले लीजिए, हाँ, ग्राम का सीड ले लीजिए, जो आप खाते भी होंगे, उसको खोलिए तो उसमें से दो दाल जैसा आता है, दो जो है ना कॉटलीडन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइकॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ होता है, लीफ में दो सतह होता है, अपर और लोअर सरफेस। तो जो लोअर सरफेस होता है उसमें क्या होता है, स्टोमाटा मेनली होता है, अपर में न के बराबर या नहीं होता है, किसमें, डाइकॉट में। तो खैर लीफ के सतह पर जो आपका कुछ छिद्र होता है माइक्रोस्कोपिक या माइन्यूट जो है ना पोर्स होते हैं, उन्हीं को स्टोमाटा कहते हैं। हाँ, ये क्या है, माइन्यूट पोर्स है। कोई पूछेगा कि स्टोमाटा क्या है, ऐसे तो हम पीछे पढ़ाए हैं आपको जब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं, माइन्यूट पोर्स होता है ये, ठीक है। अब बात हम करते रूट का। रूट में अगर आते हैं तो रूट में जो नया यंग रूट होता है उसमें मेनली रूट हेयर से होता है, और रूटी हेयर्स माना जाता है कि वो जो है ना रूट में रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन जैसे जैसे रूट जो है ना वो आपका मैच्योर होता जाता है, रूट हेयर्स कम होता जाता है, तब देखा जाता है कि लेंटिसेल उसमें भी कुछ रीजन में मदद कर देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। लेकिन मुख्य जो उसका अगर रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है तो रूट हेयर है। रूट हेयर होता क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो रूट के सरफेस से क्या होता है वो निकल जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर पे बाल होता है कुछ हद तक, वैसे जो है ना वो आपका उसका जो सेल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, उभर जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको फिगर से दिखाते हैं, स्लाइड से दिखाते हैं। तो आते हैं हम लोग स्लाइड पे, ये रूट का है स्लाइड, ये रूट है, एक प्लांट है उसमें हम रूट का बात कर रहे हैं। रूट कहते किसको है, जो सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है किसी प्लांट का, सामान्य रूप में उसको हम रूट कहते हैं, सामान्य रूप में। अब ये रूट जो है उसमें आप देख रहे होंगे कई ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, लेकिन उसके अगले सिरे पर देख रहे होंगे आप कुछ बाल नुमा रचनाएं नजर आ रही हैं, उसी को रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर जो है ना सामान्यतः यंग रूट्स में होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, और रूट हेयर जो है ना वो समाप्त होता जाता है। इसलिए हम आपको बोले कि जो ओल्ड रीजन होता है उसमें रूट हेयर ज्यादा आपका रिस्पायरेशन में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद नहीं करता।
अब यहाँ पर देखो रूट जो था उसमें क्या हो रहा है, रूट हेयर्स ढेर सारे है अगले रीजन में। ये क्या करता है कि सॉइल जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो देख रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स में आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में गैप है। इन गैप जो ये जो गैप होता है ना, इसी में एयर स्पेसेस इसको बोलते हैं हम। इसी में क्या होता है, गैसेस भरा होता है या एयर भरा होता है। इस एयर को वो आपका क्या करता है, रूट हेयर के मदद से अपने अंदर सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ले लेता है। डिफ्यूजन आपको याद होगा, बताए थे कि एक सामान्य मूवमेंट है किसका, मॉलिक्यूल का, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। क्योंकि बाहर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा O2 निकला है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एयर की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, CO2 की मात्रा कम होती है। तो क्या होगा, अंदर में रिस्पायरेशन हो रहा है सेल के अंदर। तो रिस्पायरेशन अगर हो रहा है तो O2 जो है ना वो यूज हो रहा है, तो रूट के अंदर O2 की मात्रा कम होगी, जबकि रूट के बाहर जो आपके स्पेसेस हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, O2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। तो एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा, और आराम से क्या करता है, वो ले दे लेता है। अब ग्राउंड लेवल, यहां पर ध्यान रखिएगा, हम यहां पर थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे कि कभी भी रिस्पायरेशन जो होता है प्लांट में, वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं होता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। चाहे जिसमें हो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, जब भी होगा तो डिफ्यूजन के द्वारा ही रिस्पायरेशन उसमें होगा, वो ब्रीथिंग नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सांस लेने वाला है या छोड़ने वाला है। यहाँ पर हम ये तो रूट में देख लिए, लेकिन कई बार आप थोड़ा सा देखते होंगे, अभी बरसात का मौसम है, जब पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, पौधे जो है सूखने लगते हैं या पीला होने लगते हैं। रीजन क्या है, तो जो सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस था जिसमें एयर भरा हुआ था, अब उसमें वाटर भर जाता है। जब वाटर भरता है तो पानी तो जो आपका एयर होता है वो क्या होता है, निकल जाता है बाहर। तब जो है ना रूट हेयर्स को क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन करने में काफी परेशानी होता है, और जो रूट्स हैं उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ना उसका आपका वो डोमिनेंस हो जाता है। मतलब उसकी एरोबिक जो रिस्पायरेशन है उसके तुलना में एनारोबिक रिस्पायरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा होने लगेगा तो अल्कोहल बनने लगता है रूट्स में, और अल्कोहल बनने के कारण रूट जो है सो गलने लगता है या मरने लगता है। जैसे हमारे क्रैम्प, जैसे हमारे मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसी तरह से उनका भी सेल्स जो है ना वो आपका डिग्रेड होने लगता है, फटने लगता है, और अंततः रूट जो है ना डैमेज कर जाता है और प्लांट सूख जाता है। जब पानी का मात्रा, वाटर का मात्रा जो है ना सॉइल में ज्यादा हो जाए। कुछ एक पौधों में आपका ऐसा कोई असर नहीं होता है इसका, लेकिन अधिकांश पौधों में अगर वाटर ज्यादा हो जाए सॉइल में तो आपका उनका रूट्स डैमेज हो जाता है, क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है वाटर की मात्रा ज्यादा होने के कारण। हाँ, तो ऑक्सीजन वहां से क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगा एयर स्पेस से। अब हम बात करते हैं किसमें, थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आपको स्टेम का। ये देख रहे होंगे आप, ये स्टेम है, ये मैच्योर स्टेम का फिगर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये बार्क रीजन है, ये बार्क है, ठीक है, ये बार्क का रीजन है। और बार्क में बीच बीच में क्या होता है ना, वो आपको फटा हुआ जैसा, दरार जैसा कुछ जो है ना आपको मिलता होगा, है ना, कुछ स्पेस आपको मिलते होंगे। आप देखे होंगे, अगर आपके पास अगल बगल में पुराना कोई पौधा है या मोटा पौधा कोई है तो उसको जाके, प्लांट है तो उसको जाके देखिए, क्या देखिएगा, उसका जो स्टेम है, जो आपका बाहरी सतह जो है वो आपका रुखड़ा रफ हो जाता है, और बीच बीच में गैप जैसा कुछ होता है, क्रेक हो जाता है, बीच बीच में गैप होता है। उसको आप छू के देख सकते हैं या उसको आप पिन से निकाल के देख सकते हैं। यही लेंटिसेल है, यहाँ पर जो डार्क नजर आ रहा है ये लेंटिसेल है। ये मेनली पेरेन्काइमा सेल्स होता है, जिससे आराम से क्या करता है, एयर के साथ डिफ्यूजन कर पाता है O2 और CO2 का। तो स्टेम में जो आपका रिस्पायरेशन का गतिविधियां होती हैं, जिसमें कि हम मेनली बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल के थ्रू होता है। तो लेंटिसेल कोशिका का नाम नहीं है, लेंटिसेल टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स है।
जो कि बार्क में पाया जाता है और इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। तो ये आपको स्टेम में बता रहे थे। लेकिन अगर इमैच्योर स्टेम है ना, नया स्टेम है, तो उसमें स्टोमाटा पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्टोमाटा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लीव्स का। तो पत्तियों का अगर हम बात करें तो उनका जो लोअर सरफेस है उस पे आपको जो है ना क्या होगा, स्टोमाटा पाया जाएगा। ये आप देख रहे हो लोअर सरफेस है एक लीफ का, उसमें ये जो उभरा हुआ जैसा आपको कुछ मिल रहा है, ये उभरा हुआ रीजन सेल्स है। और उसमें आप कुछ देख रहे होंगे पोर नजर आ रहा है। ये जो पोर है, इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमाटा। और दोनों साइड में देख रहे होंगे स्टोमाटा का कुछ सेल जैसा है, ये गार्ड सेल है। दोनों साइड में गार्ड सेल है। यहाँ भी स्टोमाटा देखो एक थोड़ा बंद जैसा है, दोनों साइड में क्या है, इसका गार्ड सेल है। ऐसा मत समझिएगा कि इस स्टोमाटा के द्वारा ये जो आपका लीफ है वो सांस लेता है उसी तरह से जैसे आप लेते हो या सामान्य एनिमल्स लेता है। वो सांस नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन करवाता है O2 और CO2 का। चूंकि अंदर में O2 जो है ना आपका कम हो जाएगा रिस्पायरेशन के समय, तो O2 ले लेगा, और CO2 का मात्रा ज्यादा है तो बाहर आएगा। एक बात देखा यह जाता है कि सामान्यतः स्टोमाटा दिन में खुलता है। अधिकांश मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमाटा दिन में खुलता है, अर्थात रिस्पायरेशन के लिए स्टोमाटा का फंक्शन नहीं है। तो हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि प्लांट रिस्पायरेशन के लिए कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं रखता है। जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो आपका गैसियस एक्सचेंज में मदद करता तो है, लेकिन अधिकांश का फोटोसिंथेसिस में रोल है। और रूट हेयर जो देखे थे, रूट में उसका वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में मेन उसका रोल है। तो यहां पर दिमाग में एक बात रखिएगा कि स्टोमाटा रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। स्टोमाटा पोर है जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, और ये मुख्यतः यूज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ना कि रिस्पायरेशन में। लेकिन चूंकि गैस का एक्सचेंज होता है तो इसको लोग रिस्पायरेशन में भी रख देते हैं। नहीं तो ऐसे स्टोमाटा का प्रमुख काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस के समय O2 की जो कमी हो रही है उसको पूरा करना। और इसीलिए स्टोमाटा कभी भी रात में अधिकांश पौधों में नहीं खुलता है। कुछ एक पौधे हैं जिनमें रात में खुलता है, ठीक है, नहीं तो 90% से ऊपर जो पौधे हैं वो उनमें आपका ये केवल और केवल दिन में खुलता है। और हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन दिन और रात, मतलब डे और नाइट दोनों समय में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है। और स्टोमाटा का डे टाइम में खुलना ये प्रमाणित करता है कि ये मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस में मदद करता है या इन्वॉल्व होता है। रिस्पायरेशन में इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। तब भी अगर आप पूछा जाएगा कि रूट में किससे होगा तो आप आराम से बता देना, रूट हेयर्स। अगर लीफ में पूछा जाएगा तो स्टोमाटा, और अगर स्टेम में पूछा जाएगा तो लेंटिसिल मेनली, है ना। तो ये आपका प्लांट का बात कर रहे थे हम। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, रुको आगे बढ़ो। ये आपको बोल रहे हैं कि रिस्पायरेशन इन एनिमल्स जो होता है वो दो प्रकार के एनिमल्स हो गए यहाँ पर। एक जो सिंपल हो, यूनिसेलुलर हो, कुछ एक मल्टीसेलुलर भी है, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड रूप में यहाँ पर टिश्यू का बात नहीं होता है। यहां से टिश्यू का बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर टिश्यू सिस्टम नहीं होता है वेल डेवलप। हाँ, थोड़ा हाइड्रा में आ जाता है, टिश्यू का बात शुरू होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। चाहे तो हम यहाँ पर लिख दें इसको, ये आपका क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली। तो जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल ही उसमें जो है ना आपका उसका यूनिट है बॉडी का। तो जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक सेल करीब एक जगह पर एग्रीगेट होकर जो है ना बॉडी बना देते हैं, या सिंपल एक सेल ही बॉडी बना देता है, उनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस या सेल सरफेस से डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का। हम देख सकते हैं कि अमीबा का उदाहरण बनाए हैं। अमीबा में क्या होता है, उसका जो बॉडी मेम्ब्रेन है या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, चूंकि यह यूनिसेलुलर है,
उसके थ्रू O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है उसके वातावरण के साथ जिसमें वो रहता है। और समान रूप से ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब सेल ही उनका एक यूनिट के रूप में काम कर जाता है बॉडी जैसा, तो इनमें क्या होता है, ये सामान्यतः आपके वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें अलग अलग जो है ना सेल्स मिलकर अलग अलग टिश्यू का निर्माण करता है, और जब अलग टिश्यू बन जाएगा तो उनका काम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उनका फंक्शनिंग भी जो है ना वो आपका अलग अलग हो जाएगा। और जब फंक्शनिंग अलग अलग हो जाता है तो ऐसे आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है रिस्पायरेशन के लिए, या पाया जाता है। इवन स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाता है रिस्पायरेशन के लिए, जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका उदाहरण में हम सब आ जाएंगे, देखेंगे हम। और ऐसे जो आपका केचुआ है, अर्थवॉर्म, उसको हम लोग दोनों के बीच में रख लेते हैं। वो आपका सिंपल डिफ्यूजन आपका सेल मेम्ब्रेन से कर लेता है, मतलब बॉडी मेम्ब्रेन से कर लेता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, बॉडी मेम्ब्रेन से कर लेता है। लेकिन उसमें भी कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन का बात हो जाता है, तो उसको हम पूरी तरह से ना इसमें रख सकते हैं सिंपल में, ना इसमें रख सकते हैं। लेकिन हमको अपने सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना है, कुछ एक के बारे में जानना था। एक तो अमीबा के बारे में हो सकता है, पारामीशियम हो सकता है, तो अमीबा पारामीशियम में सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा बॉडी सरफेस से। मल्टीसेलुलर में हम लोग को जो है ना वो पढ़ना था इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट से। तो थोड़ा सा हम आपको अब स्लाइड से देख लेते हैं हम सब, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ एक बात के बारे में। हम बात करते हैं इंसेक्ट से। इंसेक्ट जो होता है उसको इस संसार का सबसे सफल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? दो तीन कारणों से उसको माना जाता है। पहला तो ये जो है ना, इसका जो बॉडी आप देख रहे हैं, ये तो आपका एक पार्टिकुलर जो है ना इंसेक्ट है, लेकिन मान लेते हैं एक इंसेक्ट है, नाम आपका ग्रास हॉपर, शायद आप लोग जानते होंगे। कॉमनली इसको राम जी का घोड़ा कहते हैं या टिड्डा कहते हैं। काफी बढ़िया जो है ना ये देखने में नजर आता है। लेकिन फिलहाल हम इसका बात करते हैं। ये जो बॉडी सरफेस आप देख रहे हो, इस पर क्यूटिकल पाया जाता है, काफी जो है ना हार्ड कवर होता है, जो इसको क्या करता है, बचाता है किससे, सूखने से, बॉडी को सूखने से बचाता है, वो डेहिशन से बचाता है, और इसीलिए किसी भी एडवर्स कंडीशन में आराम से रह लेता है। तो इसके बॉडी जो कवर होता है वो काफी टफ होता है, काफी जो है ना विकसित होता है, जिसके चलते ये एडवर्स कंडीशन में भी आराम से रह लेता है, और वो इसके सफल होने का राज है। दूसरा जो सफलता का इसका इंसेक्ट के सफलता का जो राज आता है या राज है कि क्यों सफल है वो उसका फ्लाइंग कैपेसिटी है। वो आराम से जो है ना मूव कर सकता है, उसका मूवमेंट जो है ना काफी तेज होता है, तो आराम से एक से दूसरी जगह मूव कर लेता है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें आपका किसी भी मौसम में, किसी भी वातावरण में और किसी भी परिस्थिति को अडेप्ट करने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। तो ये सब कुछ एक कारण है जिसके चलते इंसेक्ट जो है ना इस संसार का सबसे सफल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेशन में बात करते, देखो ये आपका हम एक एग्जांपल दिए हैं ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर या अधिकांश मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट्स हैं उसमें ट्रैकेरी सिस्टम होता है। तो इंसेक्ट जो होते हैं उसमें रिस्पायरेशन होता है ट्रैकिया से। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा सा देख लीजिए क्या है। ये पूरे के पूरे बॉडी इसका कवर्ड है, लेकिन ये साइड में आप देख रहे होंगे कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो धारी जैसा है ना, कुछ रचना स्ट्रक्चर्स आपका नजर आ रहा है। इसी में क्या होता है, इसको जब हम मैग्नीफाइंग करके देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो ऐसा कुछ नजर आता है। इसमें कुछ पोर्स नजर आते हैं। देखिए
उसका जो साइड है बॉडी का ना, उसमें कुछ ऐसे पोर्स नजर आएंगे। देखिए ये पोर्स नजर आ रहे हैं, और इन पोर्स को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो स्पाइरेकल्स क्या है भाई? पोर्स हैं जो कि इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। आप बोलोगे सर तो केवल साइड में ही रहेगा? नहीं नहीं, अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग साइड में होता है। इसकी संख्या भी वेरी करती है। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में देख रहे थे? ग्रासहॉपर के बारे में। तो उसमें आपका वो जो पिछला हिस्सा जो आपको हम बताया, उस हिस्से में मेनली पाया जाता है। ये जो हिस्सा है ना, मेनली इस हिस्से में आपका वेल डेवलप होता है, इस हिस्से में। तो इसमें नोज का बात नहीं होता है, इसमें नेजल ट्यूब का बात नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी के सरफेस जो होता है उसी पे कुछ जो है ना पोर्स पाए जाते हैं, टीनी पोर्स, जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। देखिए ये स्पाइरेकल्स है। जैसे आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था, या जिसको नोज बोले थे, वो आपका यहाँ पर नॉस्ट्रिल जिसको बोले थे, वो आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। किस रूप में? वो आपके छोटे छोटे पोर्स के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या बताए अभी? कुछ नहीं बताइएगा। जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो टीनी पोर्स है, इस टीनी पोर्स से क्या होता है? ट्यूब अंदर जाता है ना। इससे ट्यूब अंदर जाता है, नली नुमा रचना जो है ना अंदर जाता है, जैसे कि हमारा नोज से जाता था। तो टीनी, देखो ये स्पाइरेकल है। अब इससे क्या होता है? नली नुमा रचना जो है ना अंदर जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अंदर जाता है, जिसको ट्रैकी कहते हैं। ये ट्रैकी है। ट्रैकी अंदर जाके काफी ब्रांच्ड होता जाता है। ये काफी ब्रांच, देखो यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हो गया, और अंदर जाता है और ज्यादा ब्रांचिंग करता है। और इवन इसका जो लास्ट ब्रांच होता है वो सेल तक पहुंच जाता है, बॉडी सेल तक पहुंच जाता है। इससे फायदा क्या होता है बॉडी सेल तक पहुंचने से? कि जो एटमॉस्फेयर की हवा है, एयर है, वो डायरेक्ट पहुंच जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ट्रैकेरी सिस्टम से जो एयर है ना, वो आपका इंसेक्ट के प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। और डिफ्यूजन जो होता है, सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर O2 और CO2 का, वो सेल साइटोप्लाज्म के लेवल पर होता है। तो इसलिए भी इसको क्या होता है? एनर्जी काफी ज्यादा मिलता है, वर्क कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है, और इंसेक्ट जो है ना सफल हो पा रहे हैं। हम इसको बोर्ड पे भी थोड़ा सा देखेंगे फिगर से, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी सरफेस पर माइन्यूट क्या पाए जाते हैं? स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स से वो क्या करता है? वो एयर को लेता है, और एयर जो है ना इन पोर्स से होते हुए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में जाता है, और उस ट्यूब्स के द्वारा अंततः प्रत्येक बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। और इस ट्यूबुलर सिस्टम को हम कहते हैं ट्रैकी। तो जो भी आपके होंगे इंसेक्ट्स वगैरह, उनमें किससे होता है? ट्रैकिए से होता है। अब हम बात करते कि ट्रैकिया से होता क्या है। तो एयर जो है वो आपका चला जाता है सीधे के सीधे सेल्स तक, टिश्यू तक भी नहीं, सेल्स तक, और सेल के साइटोप्लाज्म के पास चला जाता है, और वहां पर सिंपल एक्सचेंज होता है आपका, और उससे उनको एनर्जी जल्दी मिल जाता है। अब दूसरा हम बात अगर करें तो फिश का बात थोड़ा सा देखना था हमें। फिश जो होता है, मछली जो होती है, वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक में यहाँ पर जिससे होता है उसका नाम है गिल्स। ये देखिए गिल्स, ये देखिए इधर से माउथ है, ये जो है ना माउथ है, ये पूरा बॉडी है। तो उसका इसको हम, ये जो फेरिंक्स का रीजन होता है वहां पर ओपनिंग हो जाता है, और एक कवर से वो ढका होता है, जिसको ओपरकुलम बोलते हैं। ये जो कवर है, फ्लैप है, इसको हम बोलते हैं ओपरकुलम। उसके अंदर में जो है ना ढेर सारा आपके कुछ हद तक जो है ना कंघी जैसा बोल सकते हो आप, वो फ्लैप्स होता है, और उसी फ्लैप को गिल्स कहते हैं। ये गिल्स है। तो इधर से जो है ना माउथ से क्या होता है, एयर जो है ना को ये लेता है, या फिर वाटर को लेता है। वो एयर नहीं बोलेंगे हम, सॉरी, वाटर को, क्योंकि ये वाटर में है, एक्वेटिक है। तो क्या करेगा ये जो है ना वाटर को लेगा माउथ से, और वो आपका इधर से होते हुए बाहर आ जाता है, मतलब गिल्स से होते हुए बाहर आ जाता है। गिल्स में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है गिल्स के ब्लड के बीच, ब्लड वेसल्स के ब्लड के, और ये जो वाटर है उसके बीच में, वाटर जो मीडियम है उसके बीच में।
इसको अगर हम दिखाना चाहें स्केच डायग्राम से तो ऐसा दिखा सकते हैं। देखिए बकल कैविटी जो है उसमें गया, कैसे गया भाई, तो ओरल थ्रू, माउथ के थ्रू जो है ना एयर प्रवेश किया, और प्रवेश करता है, फूलता है उसका बॉडी तो प्रवेश कर जाता है, और फिर बकल कैविटी से होते हुए देखिए वो चला गया गिल चैम्बर में। गिल चैम्बर में कई गिल्स थे, उनसे उनसे चिपक उनसे सटते हुए, मतलब वहां पर O2 और CO2 का डिफ्यूजन करते हुए अंततः जो है ओपरकुलम से निकल जाता है। तो ओसोफेगस से ऊपर में जो फेरिंग्स का रीजन है ना, फेरिंग्स के रीजन में ही ये क्या है, चैम्बर्स है, और इन्हीं चैम्बर्स के द्वारा वो एयर जो होता है वो अंततः गिल से मिलते हुए वाटर के द्वारा O2 CO2 का डिफ्यूजन करते हुए CO2 को लेते हुए इससे बाहर आ जाता है। तो ये आपको बता रहे थे किसमें, आपका इसमें फिशेस में। अब हम एनिमल्स में मनुष्य का बात करें उसके पहले थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, और बोर्ड पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, आप लोग को जो बता रहे थे उसका थोड़ा कि क्या दिमाग में रखना है कि इंसेक्ट में जो है ना ट्रैकी जो है वो क्या करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब से और डायरेक्ट हवा को, कहां से, एटमॉस्फेयर से, इधर एटमॉस्फेयर है वहां से एयर को लेकर डायरेक्ट चला जाएगा, कहां पर लेके जाएगा, सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और O2 CO2 का एक्सचेंज यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। और आपका जो भी मछलियां हैं, फिशेस हैं, उनमें गिल्स के थ्रू होगा, लेकिन कुछ एक है जिनमें आपका फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। तो वैसी मछलियों को कैसे पहचानोगे, तो वो क्या करती हैं, हमेशा जो है ना वाटर के सरफेस पे आती हैं, लंग फिशेस उनको बोलते हैं, और वो क्या करती हैं, उनमें पोर्स पाया जाता है, जैसे हम में पोर्स है वैसे उनमें भी पोर पाया जाता है, और किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और वो हवा को जो है ना तेजी से छोड़ती है और फिर तेजी से लेकर फिर अंदर चली जाती है। डॉल्फिन वगैरह में ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। डॉल्फिन वगैरह जो होती हैं वो जब जब पानी के ऊपरी सतह पर आती है तो एक फवारा जैसा उठता है। वो फवारा निकलता क्यों है, क्योंकि वो सांस को छोड़ती है, एक्सहेल करती है। जब सांस को एक्सहेल करती है, बाहर छोड़ती है, तो क्या होता है, वो जो है ना आपका एक फवारा जैसा नजर आता है। तो ये आपको हम एनिमल्स में रिस्पायरेशन देख रहे थे। अब आते हैं मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां पर रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक मिनट रुक जाइए। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, ह्यूमन बीइंग में अगर रिस्पायरेशन का बात हम करते हैं तो होता है थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, सिस्टम। और सिस्टम का मतलब आपको पहले भी बताए थे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स। तो कई ऑर्गेन्स के मिलने से ये जो है ना आपका सिस्टम बना है, और उसके थ्रू होता है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी इसका फिगर भी बनाए थे, लेकिन कुछ एक फिगर को अब हम यहाँ पर आपको स्लाइड की मदद से दिखाना चाहेंगे, और उसको देखते हैं फिगर को जरा सा। न्यूट्रिशन में जो हम फिगर बताए थे, आपको बताए थे कि फेरिंग्स जो था, फेरिंग्स गला के पास जो है दो हिस्सों में, दो नली में बट जाता था। आगे की तरफ लैरिंग्स था और पीछे की तरफ ओसोफेगस था। ओसोफेगस जो है ना वो भोजन को या वाटर को लेकर जाता था स्टोमक में, हाँ मतलब कि हमारा वो न्यूट्रिशन सिस्टम में। लेकिन आगे का जो हिस्सा था वो आपका लैरिंग्स जो था ट्यूब, उससे ट्रैकिया में आता है। ये ट्रैकिया का बात है। ट्रैकिया जो है हम लोग में भी ट्रैकिया है, वो पूरा का पूरा जो है ना ट्रैकिया देखो कैसे है, हम उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये आगे जाकर दो हिस्सा में बढ़ जाता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो दो हिस्सा, दो ट्यूब में ट्रैकिया, ये तो ट्रैकिया था, ये दो ट्यूब में बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ना रिस्पेक्टिवली दोनों तरफ के लंग्स में खुल जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में और एक राइट लंग्स में। राइट लंग्स वाला जो आपका ब्रोंकाई होता है, थोड़ा सा इसका डायमीटर ज्यादा होता है लेफ्ट वाले की तुलना में। राइट जो आपका लंग्स होता है उसमें तीन लोब होते हैं, हम आपको बताए थे, तीन कंपार्टमेंट या लोब होते हैं।
1 2 3। जबकि जो लेफ्ट आपका लंग्स होता है उसमें 2 कंपार्टमेंट या 2 लोब होता है। अब हम आगे बढ़े तो देखो इसमें जो ट्रैकिया घुसा है ना लंग्स में, उसमें देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा शायद, इसमें कुछ आपका जाल जैसा नजर आ रहा है ट्यूब का। और ये जो जाल है उसको हम, और यहाँ पर आप लंग्स में भी देख रहे होंगे कुछ आपको जो है ना वो लग रहा है कि कुछ यूनिट है, कुछ जैसे हम देखते हैं अंगूर का गुच्छा जैसा ना, वैसा कुछ आपको इसमें नजर आ रहा होगा अगर आप इसको क्लियर देखते तो। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। ट्रैकिया जो था ना, ये ट्रैकिया था, उसमें कार्टिलेज होता है जो इसको सपोर्ट करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। ये ब्रोंकाई है, देखिए जो राइट ब्रोंकाई है वो थोड़ा डायमीटर में ज्यादा है लेफ्ट के तुलना में। तो राइट ब्रोंकाई जो होता है वो आगे जाकर देखिए कितना ज्यादा ब्रांच हो गया है, यहाँ पर ब्रांचिंग कितना ज्यादा हो गया है। इस ब्रांचिंग के का जो अंतिम छोर है वो जाकर एक सैक नुमा रचना में खुलता है, जिसको हम एल्वियोलर सैक कहते हैं। और उस एल्वियोलर सैक के एक आपके सरफेस को हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिट जो होगा हम लोगों में रिस्पायरेशन का वो एल्वियोलाई होगा। कैसा होता है क्या होता है उसको हम फिगर से आगे देखेंगे, समझाएंगे अभी और। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा ब्रांचेज स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्री या रिस्पायरेशन ट्री। तो ये जो रिस्पायरेटरी ट्री है वो किसका बना हुआ है? ब्रोंकाई के ब्रांचिंग से बनता है। और कहाँ पाया जाता है? लंग्स के अंदर। दोनों लंग्स में काफी ज्यादा ब्रांचिंग हुआ है ट्यूब्स का, और प्रत्येक ब्रांच जो है ना अंततः एक सैक में जाकर खुलता है, जिसको एल्वियोलर सैक कहते हैं। तो ये आपका रिस्पायरेटरी क्या हो गया? ट्री हो गया। रिस्पायरेटरी ट्री के बाद हम आगे बढ़े तो आएगा कि क्या कहां पर रिस्पायरेटरी ट्री में जाके खुलता है। तो थोड़ा सा हम अभी इस बार भर जो है ना आपको बोर्ड पर लाते हैं और बोर्ड पे देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्री जो है अंततः हमारा जो नली है वो जाकर खुलता कहां पर है। देखते हैं कि सर है तो यहाँ पर करो, आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर एल्वियोलाई कितना होगा और लंग एल्वियोलर सैक कितना होगा। एल्वियोलर सैक सब नली के अंत में जो है ना एल्वियोलर सैक होगा, और उसका दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलेंगे। वाल को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। तो देखो तो दोनों में क्या अंतर है, इंसेक्ट और हम में क्या अंतर है? उनमें भी ट्रैकी है ना, ट्रैकेरी सिस्टम है। लेकिन उनका जो ट्रैकी है मतलब नली का जो जाल है वो डायरेक्ट लेके कहां चला जा रहा है? सेल में चला जा रहा है। ये हम किसके अंदर देख रहे हैं? ये सेल है। सेल के अंदर जो है ना उनका पहुंच गया। और हम में कहां पहुंचता है? एक ट्यूब जो ना लास्ट में जाकर एक सैक में पहुंचता है, एक चैम्बर में पहुंचता है जिसका नाम है एल्वियोलर सैक, और उसका दीवार को बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई पे ही ये आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होता है एल्वियोलाई के लेवल पे होता है। O2 CO2 एक्सचेंज जो भी होता है वो किसके लेवल पर होता है? एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम में जो O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है मनुष्य में जो हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है? वो एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है, एल्वियोलर सैक के दीवार में हो रहा है। लेकिन इंसेक्ट में जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाता है। अब कैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको नेक्स्ट डे के क्लास में देखेंगे, ठीक है।